जय हिंद। स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि अभिलाषाओं ने ही इतिहास की परिभाषाओं को बदल दिया है। योग्य गुरुओं को अगर योग्य शिष्य मिल गए तो उन्होंने क्या किया, इतिहास को बदल दिया। तो हम आज बात करेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर के जो पिता थे वो फिलिप थे। माता ओलंपिया। गुरु इनके जो थे वो अरस्तु थे। तो सिकंदर पूरे विश्व को जीतना चाहता था। द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर पूरे विश्व को जीतना चाहता था और अरस्तु जैसा महान गुरु भी इनके पास में था। एक कहानी है छोटी सी कि सिकंदर एक बार अपने गुरु को ऐसे हाथ दिखाता है और कहता है कि क्या मेरे हाथों में विश्व विजय की लकीर है। तो गुरु जो होता है ना, वो अपने शिष्य को कहीं भी चेक कर सकता है, कुछ भी बोल के, कुछ भी कह के या कुछ भी करवा के चेक कर सकता है। तो ऐसे ही अरस्तु ने कह दिया, बेटा ये हाथ जो तुम दिखा रहे हो उसमें ये लकीर यहाँ तक आई है, अगर ये लकीर यहाँ तक होती तो तुम विश्व विजय कर डालते। अरस्तु के इतना कहने पर ही सिकंदर ने क्या किया, खंजर को निकाला और ऐसे हाथों पे रखा और ऐसे खींच दिया और ऐसे दिखाया। अब देखिए, अरस्तु ने कहा अब तो तुम्हें अगर कोई लिखने वाला रहा होगा तो वो भी नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम में हिम्मत खुद आ चुकी है। तो अरस्तु सिकंदर का गुरु था, पिता इसका फिलिप था, द्वितीय माता का नाम ओलंपिया था। मकदूनिया यूनान के शासक हुआ करते थे और ये विश्व विजय के लिए निकल पड़ते हैं। विश्व विजय की तरफ निकलते हैं और ये आप देख रहे हैं गांधार तक्षशिला। यहां पे एक शासक हुआ करता था आम्भी। यहां एक शासक हुआ करता था कौन, आम्भी। आम्भी की जो थी सीमाएं वो टकराती थी पंजाब के शासक पोरस से। कौन सा शासक, पोरस। पंजाब का शासक था पोरस। तो आम्भी की जो सीमाएं टकराती थी पोरस से, पोरस इससे कहीं ज्यादा बलवान था, सेना में भी, सैन्य शक्ति में भी, और इसलिए इसने क्या किया, आम्भी ने क्या किया, बुलावा भेजा सिकंदर को, ऐसा करिए आप आक्रमण करिए आके, हम आपका साथ देंगे। सिकंदर तो वैसे ही विजय करने के लिए निकला था, किसी और का साथ मिल गया, बहुत अच्छी बात रही। इसलिए आम्भी को भारत का पहला देशद्रोही शासक कहा गया है। ध्यान रखेंगे इसको कि ये तक्षशिला का शासक था कौन, आम्भी। आम्भी की सीमाएं टकराती थी किससे, पोरस। पोरस कहां का शासक था, तो पासे पोरस, पासे पंजाब, पंजाब का शासक था। और इसीलिए आम्भी ने क्या किया, सिकंदर को बुलावा भेजा। सिकंदर आक्रमण करने के लिए आ जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक दर्रा पड़ता है, खैबर दर्रा। एक आने का वही रास्ता ही रहा है, वो सिकंदर रहा हो, आर्य हो या मोहम्मद गजनवी है, उसी तरह से आएगा खैबर दर्रे से। तो खैबर दर्रे को पार करके, सिंधु नदी को पार करके ये भारत की तरफ बढ़ता है। तो आम्भी इसको बुला ही चुका था। पोरस के साथ इसका युद्ध हो जाता है। हाइडे स्पीच वितस्ता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। तो पोरस के साथ में सिकंदर का युद्ध होता है। पोरस हारना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बारिश ने कई युद्धों का इतिहास बदल दिया है। भारत के इतिहास में बारिश ने बहुत बड़े खलन डाले हैं। तो पोरस की जो सेना थी, उसके रथ थे, उसके हाथी वगैरह थे, पानी बरसने के कारण धंस गए थे जमीन में, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पोरस को 9 तीर लगे हुए थे और इसको पकड़ के सिकंदर के सामने लाया जाता है और पोरस सिकंदर के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो सिकंदर पूछता है, मैं आपके साथ क्या करूं। पोरस कहता है, एक जीता हुआ राजा जो हारा हुए राजा के साथ में करता है, आप वही करिए। सिकंदर बिल्कुल चौंक जाता है एकदम
बिल्कुल वैसा हो गया पोरस के हौसले को देख करके कि मेरे सामने बैठा हुआ है, 9 तीर लगे हुए हैं और फिर भी मुझसे कह रहा है कि एक जीता हुआ राजा जो हारे हुए राजा के साथ में करता है वो मेरे साथ व्यवहार करो। सिकंदर बहुत खुश हुआ। उसने सोच के देखे सिकंदर कहां से चला था, मकदूनिया से चला था। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने हथियार छोड़ दिए होंगे कि आपका हम दासत्व स्वीकार करते हैं, आप राजा हैं हमारे पर आक्रमण ना करें। तो सिकंदर के सामने जब पोरस को लाया गया तो पोरस की वीरता से इतना प्रभावित हो गया ये, किसने क्या किया, पोरस का साम्राज्य जो था वो वापस कर दिया और साथ ही आंधी को इसके अधीन कर दिया। इसने क्या किया, आंधी को अधीन कर दिया। तो यहां तक हमें ये बातें पता चली कि सिकंदर जो था, इसका पिता फिलिप द्वितीय था, माता ओलंपिया थी और गुरु इसका था अरस्तु। इसका एक प्रिय घोड़ा हुआ करता था बुकेफाल। ध्यान रखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बुकेफाल इसका प्रिय घोड़ा हुआ करता था। इसका थल सेनापति और जल सेनापति। थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस। सेल्यूकस निकेटर के बारे में अभी आप आगे थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य की बात आएगी तो इसका जिक्र होकर निकल के आएगा, क्योंकि ये जब जाता है यहाँ से तो अपना साम्राज्य छोड़ के जाता है सेल्यूकस निकेटर के लिए, और सेल्यूकस निकेटर उधर ही साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की सीमाएं टकराएंगी, फिर आपस में युद्ध होगा 305 ईसा पूर्व में। फिर ये क्या करेगा, इससे बढ़िया दामाद कहाँ मिलेगा हमको, अपनी लड़की का विवाह कार्नेलिया हेलन कुछ ऐसे नाम है, उनके साथ अपने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर देगा सेल्यूकस, और साथ में दहेजे में भेज देगा मेगस्थनीज को। इंडिका पुस्तक वहीं लिखी जाएगी पाटलिपुत्र में। तो थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था किसका, सिकंदर का, और जल सेनापति कौन था, निर्याकस था। सिकंदर की जीवनी लिखता है ऑनेस्टी क्रेस्ट और इसके युद्धों का इतिहास लिखा जाता है एरिस्टोबुलस के द्वारा। सिकंदर भारत में 19 माह तक रहता है। कितने माह तक, 19 माह तक। बहुत समय से बाहर निकला हुआ था युद्ध करने के लिए, सेना इसके साथ में थी। और जब ये व्यास नदी के किनारे पहुंचते हैं, उधर नंद वंश था, अंतिम शासक घनानंद चल रहा था, वहां पर जब वो पहुंचते हैं और व्यास नदी को पार करने से सिकंदर के सैनिक इनकार कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनकी वीरता के बारे में सुन के कि हाँ वहां के लोग इतने वीर हैं, ऐसे लड़ाई करते हैं, ऐसे उनके पास हथियार हैं, और वो थक भी गए थे युद्ध करते करते। सभी को घर की याद तो सभी को आती है भाई, कोई भी हो, कितना भी क्रूरल इंसान हो, कितना भी कैसा भी हो, घर तो घर ही होता है ना। तो उनको अपने घरों की याद आ रही थी और साथ में थोड़ा डर भी था नंदों की सेना के बारे में, इसलिए उन्होंने क्या करा, व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। हमसे ना हो पाएगा, ऐसे बोले, हमसे ना हो पाएगा, तुम्हें लड़ना है तुम लड़ो जाके। तो सिकंदर ने वहां पर बिल्कुल वैसे ही भाषण दिया जैसे कि आपने पद्मावती पिक्चर देखी होगी। पद्मावती पिक्चर में क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजियों का उत्साह बढ़ाने के लिए, खिलजियों ने ख्वाब देखा था पूरे हिंदुस्तान पे परचम लहराने का, इस तरीके से वो चिल्ला करके लोगों से कहता है और झंडे को ऐसे छोड़ देता है। और झंडे को जब छोड़ता है तो बहुत सारे लोग उसमें से उस झंडे को पकड़ लेते हैं और फिर से उसको लगा देते हैं और सीधे नारे लगने लगते हैं जैसा वो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था। ऐसे ही सिकंदर भी करने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं ऐसे निरुत्साहित निर्जीव शरीर वालों से बातें कर रहा हूं जिनके साथ मैंने विश्व विजय का सपना देखा था, लेकिन बातें वो बातें ही रह गई। इनके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर भी हताश हो गया। 19 माह तक भारत में रहता है। मात्र 33 वर्ष की उम्र में सिकंदर मर जाता है। मात्र 33 वर्ष की उम्र में सिकंदर मर जाता है। 17 साल की उम्र में निकल पड़ा था, 17.5 साल की उम्र में पूरा विश्व विजय करने के लिए। सोच के देखिए 17.5-18 साल के लड़के इस समय क्या करते हैं। उन्हें तो फोटो अपडेट से ही नहीं छुट्टी मिलती होगी। सिकंदर था, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्हें बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश की। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर खुद ही कहलाना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सिकंदर
33 वर्ष की अवस्था में पूरी कहानी इसकी खत्म हो जाती है। और कहा यह जाता है कि जब ये खत्म हुआ था सिकंदर, तो इसने कह दिया था कि मेरे हाथों को बाहर ऐसे लटका दिया जाए, आप लेकर के चल रहे हो, पीछे ढोल बजाते हुए चलना और लोगों को बताते हुए चलना कि ये सिकंदर है, ये सिकंदर है जिसने विश्व विजय का सपना देखा था और बहुत सारी मतलब जमीन को जीत भी लिया, लेकिन 33 वर्ष की उम्र में ये जा रहा है। इसके कब्र में जो मतलब कफन है, इसमें कोई भी जेब नहीं है, देखो खाली हाथ ये जा रहा है। तो सिकंदर के बारे में आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि सिकंदर जो था, इसका पिता फिलिप था, माता ओलंपिया थी, गुरु अरस्तु थे, प्रिय वोटा इसका क्या था, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति इसका कौन था, निरियाकस था। भारत में ये 19 माह तक रुकता है। इसका युद्ध होता है किसके साथ में, पोरस के साथ में, झेलम नदी के किनारे। झेलम जिसे वितिस्ता या हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। और ये सिकंदर कब आया, 326 ईसा पूर्व में। ये खत्म होके चला जाएगा। उसके बाद में आएगा नंबर किसका, अपना साम्राज्य छोड़ देगा सेल्यूकस निकेटर के लिए। फिर अगली कड़ी हमारी जुड़ेगी नंद वंश में जाकर के, क्योंकि नंद वंश को अंतिम शासक जो था घनानंद था, उसको खत्म करेगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की भी अकेले कोई औकात नहीं थी, वो कुछ नहीं कर सकता था अगर उसके साथ में चाणक्य का साथ ना रहा होता। और चाणक्य भी नंद वंश को तबाह नहीं करता यदि नंद वंश में कहते हैं ना कि किसी के लफ्ज आपका ताना बना भी सकते, ताना किसी का ताना आपका बाना बना भी सकता है और बाना बिगाड़ भी सकता है। तो ऐसा ही कुछ हो गया था चाणक्य के साथ में नंदवंश में। तो क्या हुआ था चाणक्य के साथ में, ये आपको पता चलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद।